हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ज्योग्राफी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आपने समझ लिया था सापेक्ष आर्द्रता तक। मैंने उस क्लास में आपको यह भी समझा दिया था कि उससे आगे हमें संघनन पढ़ना है और संघनन से संबंधित जो और सारे तथ्य हैं उसको भी समझना है। ठीक है, तो आइए हम संघनन समझते हैं इस क्लास में। संघनन क्या होता है? जो हमारे स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं उनके लिए सलाह ये है कि वो जाएं और प्लेलिस्ट में जो पिछली क्लास है उसको देख लें, तभी उनको ये क्लास समझ में आएगी। क्योंकि जब तक कनेक्शन स्थापित नहीं होगा आप क्लियर तरीके से उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो संघनन क्या होता है इसको पिछली क्लास में हमने इसकी थोड़ी भूमिका रख दी थी और इस क्लास में फिर से उसे समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सापेक्ष आर्द्रता जो होती है, सापेक्ष आर्द्रता बराबर होता है वायु में नमी या इसे जलवाष्प कह देते हैं बटा वायु के द्वारा नमी धारण करने की क्षमता। नमी धारण करने की क्षमता इंटू 100 और इसे परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो यह है आपका सापेक्ष आर्द्रता। ठीक, अब सापेक्ष आर्द्रता जो है इसका तापमान के साथ उल्टा संबंध होता है, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता ये एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके? तापमान के। ठीक है ना, ये तापमान क्या होता है? एंटी प्रोपोर्शनल होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता घटेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि तापमान के बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि तापमान अगर घट रहा है तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है? बढ़ता है। उसकी वजह यह है कि वायु के द्वारा नमी को धारण करने की जो क्षमता है वो तापमान के साथ घटती या बढ़ती है, यानी कि उसके प्रोपोर्शनल होती है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो जब तापमान इतना गिर जाता है कि सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, यानी कि जब तापमान इतना गिर जाए कि सापेक्ष आर्द्रता क्या हो जाए? 100% हो जाए, यानी कि जो वायु है वो क्या हो जाए? संतृप्त हो जाए। वायु क्या हो? संतृप्त हो जाए। तो वायु कब संतृप्त होगी? जब सापेक्ष आर्द्रता कितना होगा? 100% होगा। सापेक्ष आर्द्रता कितना हो जाएगा? 100%। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वायु आपकी संतृप्त हो जाती है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये जिस टेम्परेचर पर होती है, जिस ताप पर होती है, उसे कहते हैं ओसांक या ड्यू पॉइंट। ठीक है, इसे ड्यू पॉइंट या ओसांक कहते हैं। समझे? अब हमें ये जो इतनी बात मुझे बतानी पड़ी, ये पिछले क्लास की बात है जिसे मुझे रिपीट करना पड़ा। इस क्लास में हमें इससे आगे बात करना है, लेकिन चूंकि टॉपिक जो है वो यही है, इसलिए अगर इसको मैं ना बताता तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाते। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और इससे आगे की बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? देखिए, धैर्य के साथ पढ़ाई कीजिए और लगातार पढ़ाई करते रहेंगे, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है सफल हो जाए, बिना पैसा खर्च किए आईएएस बन जाए, और यही उद्देश्य भी हमारा है। लेकिन कुछ विद्यार्थी अपना मोटिवेशन गंवा रहे हैं, वो अपना ही नुकसान करेंगे। ज़रूरी ये है कि लगातार मेहनत कीजिए, किसी एक टाइम पर मेहनत करने से नहीं होगा। ठीक है, एक दिन खाना खा के आप क्या 10 वर्ष जी पाएंगे?
20 वर्ष 50 वर्ष जी पाएंगे, रेगुलर खाना पड़ता है ना। तो इस जिंदगी की जो सफलता की कुंजी है ना, वो भी इसी प्रकार होती है, ठीक है। तो जब वायु संतृप्त हो जाती है तो उस वक्त जो ताप होता है, जिस ताप पर संतृप्त होती है, उसको क्या कहा जाता है? ड्यू पॉइंट, यानी कि ओसांक उसे कहा जाता है। और जब तापमान उससे नीचे गिरता है, यानी कि जब टेम्परेचर क्या होता है, ओसांक से नीचे गिर जाता है, यानी कि टेम्परेचर जब ड्यू पॉइंट से नीचे गिरता है, तो इस स्थिति में संघनन की क्रिया क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। संघनन की क्रिया क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। जब तापमान ड्यू पॉइंट से भी नीचे गिर जाता है, तो ऐसे में संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। अब जब संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है, तो इसमें दो प्रकार के जो है इसके परिणाम हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? यदि कंडीशन फर्स्ट है, यदि संघनन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि संघनन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है, तो बादल, कोहरा, कुहासा आदि का निर्माण होता है। ठीक है ना। यानी कि जब संघनन की क्रिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होती है, तो बादल, कोहरा, कुहासा का निर्माण होता है। कंडीशन नंबर सेकंड जो है, यदि संघनन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हो, तब हिम बादल या पाले का निर्माण होता है। हिम बादल या पाले का निर्माण होता है। जो विद्यार्थी हमारे गांव से संबंध रखते हैं, अधिकतर तो गांव देहात क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनको पता होगा पाला क्या होता है। जब ठंडी स्टार्ट हो रही होती है, यानी कि आलू की जो खेती होती है, उसमें पाले की वजह से बड़ा नुकसान कई बार हो जाता है, तो वो जानते होंगे पाला क्या होता है। और जो हमारे विद्यार्थी शहर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको तो किताबी ज्ञान ही होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए उनको गांव में जाना होगा, तब फिर देख पाएंगे कि पाला कैसे गिरता है। शहर में पाला पता नहीं चलता है जब गिरता है तो, लेकिन देहात क्षेत्रों में जब पाला गिरता है तो फसल खराब हो जाती है, और किसान और मजदूर से उसका दर्द आप पूछिए, उन्हीं को पता है। तो जो विद्यार्थी सीधे ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यानी कि खेती किसानी से जिनके माता पिता जुड़े हुए हैं, उनको पाला का कहर पता होगा। ठीक है। तो जब संघनन की क्रिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होती है, तो पाला या हिम बादल का निर्माण होता है। कई बार आप देख रहे हो कि एकदम भड़बड़ करके बर्फ बरसता है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ये उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट में बर्फबारी हुई थी, जिससे गेहूं का पूरा फसल खराब हो गया था। ठीक है। तो उसकी वजह यही है कि जब जो संघनन, जो कंडेंसेशन है, वो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हो जाता है, तो क्या होता है, हिम बादल का निर्माण होता है, और वही बादल बाद में वर्षा होता है। बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, जन धन की व्यापक हानि उससे होती है। ठीक है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, उसको समझते हुए चलते हैं कि उनमें अंतर क्या होता है बेसिक, क्योंकि उनसे कई बार सवाल आते हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। कोहरा क्या है? कोहरा और कुहासा।
धुआंसा क्या होता है, ओस क्या होता है और पाला, ये आपको कंफ्यूज करते हैं। इनमें जो अंतर है उसको समझ लीजिए, ठीक है ना। तो कोहरा एवं कुहासा जो है, जब संघनन की क्रिया पृथ्वी के तल के नजदीक होती है, यानी कि अगर ये पृथ्वी का तल है, ठीक है ना, अगर ये पृथ्वी का तल है और जैसे ही आप ऊंचाई पर जाते हैं 7 से 8 किलोमीटर या उससे ऊपर, यानी कि क्षोभ मंडल के निचले परत में अगर जो है संघनन की क्रिया एकदम धरातल के नज़दीक पे होती है, ये तो काफ़ी ऊंचा हो गया, इससे भी नीचे जब होती है तो क्या होता है, कोहरा एवं कुहासा का निर्माण होता है। कोहरा एवं कुहासा का निर्माण होता है। और कोहरा और कुहासा में जो अंतर है वह उनकी जो दृश्यता है उसको लेकर के होता है। तो जो कोहरे की दृश्यता है वो 1 से 2 किलोमीटर होती है, नहीं सॉरी 1 किलोमीटर होती है। कोहरे की जो दृश्यता है वो 1 किलोमीटर या उससे भी कम होती है, और जो कुहासा है उसकी दृश्यता 1 से 2 किलोमीटर के आसपास होती है। यानी कि जहाँ पर कोहरा होता है वहाँ पर 1 किलोमीटर तक दृश्यता होती है, और जहाँ पर कुहासा होता है वहाँ अपेक्षाकृत दृश्यता थोड़ी ज़्यादा होती है। दृश्यता को लेकर के इनमें अंतर होता है। और कोहरे कुहासे का निर्माण कब होता है, जब पृथ्वी के तल के नज़दीक, यानी कि 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के जब ऊंचाई पर आ जाते हैं वहाँ तक अगर संघनन की क्रिया होती है तो क्या होता है, कोहरे एवं कुहासे का निर्माण होता है। जैसे ही आप पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं, यानी कि सब जो है क्षोभ मंडल के एकदम ऊपर वाले बिंदु पर, तो जब वहाँ पर संघनन की क्रिया होती है तब क्या होता है, बादल का निर्माण होता है। तब बादल का निर्माण होता है। और टेम्परेचर वाला तो आपने देख ही लिया था कि अगर 0 डिग्री से ऊपर होगा तो सामान्य बादल का निर्माण होगा जिसकी बूंदें बरसात होती हैं, ठीक है। और अगर 0 डिग्री से नीचे हो जाएगा संघनन तो हिमवर्षा होगा, ठीक है ना। अब धुआंसा क्या है इसको भी समझ लीजिए, ठीक। धुआंसा को स्मॉग बोलते हैं, ठीक है। अब दिल्ली में, अब इधर जैसे ठंडी प्रारंभ हो गई है, अब दिल्ली में समस्या उत्पन्न होगी। रोज टीवी में खबर आएगा कि दृश्यता बिल्कुल जो है कम हो गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सांस की प्रॉब्लम होगी। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होती है कि धुआंसा हो जाता है, और धुआंसा यानी कि जिसे स्मॉग कहते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो स्मॉग होता क्या है ये समझ लीजिए, जब कोहरे में धुआं मिल जाता है, यानी कि जो कोहरा होता है उसमें जब धुआं मिल जाता है तो वो धुआंसा बन जाता है, और इसकी दृश्यता 10 मीटर ही होती है मात्र, यानी कि 10 से 15 मीटर के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो वो जो आप कभी कभी महसूस करते होंगे वो स्मॉग होता है, वो धुआंसा होता है, और ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जब दृश्यता नहीं होगी तो लोग साधन से चल रहे होते हैं। 10 मीटर कितना दूरी होता है, आप उसको जो है महसूस कर सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। और दिल्ली में ऐसी स्थिति होने के कई सारे रीजन हैं। एक तो दिल्ली के आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे धुएं निकलते रहते हैं। साथ ही साथ एक समस्या ये है कि दिल्ली के आसपास जो सटे क्षेत्र हैं, वो चाहे यूपी का कुछ ज़िला हो, हरियाणा के कुछ ज़िले हों, वहाँ पर जब धान की हार्वेस्टिंग होती है तो उसके जो अवशेष बच जाते हैं, जब उनको जलाया जाता है तो उससे भी धुआं निकलता है। और स्थिति इसलिए ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि इस वक्त जो हवाएं चल रही होती हैं वो उसी दिशा में चल रही होती हैं जिस दिशा में दिल्ली स्थित है। तो वो जो पूरे धुएं हैं वो दिल्ली पर जाकर के थाते हैं, और चूँकि ठंडी इस महीने में प्रारंभ हो जाती है तो धरातल के निकट क्या होता है, संघनन की क्रिया होती है, और कोहरा और धुआं दोनों मिल करके स्मॉग का निर्माण करते हैं, धुआंसे का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये समस्या वहाँ पर उत्पन्न होती है। अब ओस और पाला क्या है, इसमें अंतर समझ लीजिए। तो ओस तो आपने समझा था कि ड्यू जो ओसांक होता है, यानी कि जब वायु संतृप्त हो जाती है तो उसको ओसांक कहा जाता है, यानी कि ड्यू पॉइंट। तो उसी पर जब जिस ताप पर
जो है ओस का निर्माण होता है, ठीक है, उसी को आप ड्यू पॉइंट कहते हैं। तो जब पृथ्वी के तल के नज़दीक होता है तो आप देखते होंगे ठंडी के महीने में जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उस पर कुछ पानी के नुमा चिपका रहता है, वही है एक्चुअली में ओस। और कई बार जब वो बर्फ के रूप में जमा होता है, जिसकी बात मैं अभी कुछ देर पहले कर रहा था, वो पाला होता है। तो जब संघनन की क्रिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाती है तो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में गिरते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि आलू के खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उसके जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हैं उनकी पत्तियों को तोड़ देते हैं और इसलिए उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ओस निर्माण के लिए जो दशाएं हैं वो आप नोट कर लें, क्योंकि ओस निर्माण के लिए जो दशाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार यूपीएससी उसको पॉइंट में लिख करके दे देती है कि क्या इस दशा में ओस का निर्माण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या इनमें से कौन कौन सी दशाओं में ओस का निर्माण हो सकता है, 1-2 नंबरिंग करके वो दे देते हैं, ठीक है। तो ओस निर्माण के लिए जो जरूरी दशा है वो है शीत एवं ठंडी रातें, शीत एवं ठंडी रातें, शांत वायुमंडल, आर्द्रता, अब मेघ रहित आसमान, ठीक है। तो ये इतने जो है दशाएं हैं, जब ये एक साथ काम करते हैं तो ओस का निर्माण होता है। यानी कि शीत एवं ठंडी रातें होनी चाहिए, शांत वायुमंडल होना चाहिए, वायुमंडल में कोई आंधी तूफान चक्रवात नहीं होना चाहिए, आर्द्रता मॉइस्चर होना चाहिए, क्योंकि आर्द्रता नहीं होगी तो भी ओस का निर्माण नहीं होगा, और मेघ रहित आसमान यानी कि बादल नहीं होने चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में ओस का निर्माण होता है। तो ये था पूरा संघनन जिसको आपने समझा। अब इसमें जो एक चीज यहां से निकल कर के आ रही है कि जब संघनन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है तो बादल का निर्माण होता है, और बादल कितने प्रकार के होते हैं ये एक सवाल जो है यहाँ से रेज हो रहा है। तो बादल क्या है, बादल कितने प्रकार के होते हैं ये हम तब समझेंगे जब पहले आपको वर्षण पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में आप वर्षण पढ़ेंगे और उसके बाद में हम बादल पर चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो उसको ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है। बाकी शेयर करना मत भूलिया कीजिए, क्योंकि इससे अन्य बहुत सारे विद्यार्थियों का फायदा हो जाएगा। और लाइक करना तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, जो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि जो भी मेहनत है वो सब आपके लिए हो रही है और मुफ्त में हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे वर्षण पर। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह पर।